स्टूडेंट्स, जब हम किसी फैन को ऑन करते हैं तो ये तेज होना शुरू हो जाता है, यानी इसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही होती है शुरू में। और जैसे ही हम इसे ऑफ करते हैं तो फिर स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है। हम कह सकते हैं इसकी एंगुलर वेलोसिटी में कमी आ रही है। चाहे एंगुलर वेलोसिटी में इजाफा हो, चाहे एंगुलर वेलोसिटी में कमी आए, दोनों सूरतों में हम कह सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा हो गया। यही आज हमारा टॉपिक है। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर तलहा उबैद और आज हम अपना चैप्टर 5 जो है उसका लेक्चर नंबर 3 देखेंगे, जिसमें हमारे टॉपिक का नाम है एंगुलर एक्सेलरेशन। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है या इसको आप एमसीक्यूज के लिए कर सकते हैं। तो एंगुलर एक्सेलरेशन को पहले हम डिफाइन कर लेते हैं, फिर हम इसकी कुछ टाइप्स डिस्कस कर लेंगे। जैसे मैं आपको फैन की एग्जांपल दे रहा था, ये पता लगाना हो कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी में कितनी तेजी से तब्दीली आ रही है या कितना आहिस्ता से तब्दीली आ रही है, यानी इसकी एंगुलर वेलोसिटी में जो तब्दीली है वो टाइम के लिहाज से कितनी है। तो इसके लिए हम डिफाइन करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो ये तो हमने एंगुलर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन कर ली। अब हम वही डायग्राम जो शुरू से हम करते आए हैं, जिसमें एक पार्टिकल था, वो एंटी क्लॉकवाइज सर्कल में घूम रहा था और एंटी क्लॉकवाइज सर्कल में घूमते घूमते वो फर्ज कर लें पोजीशन ए से गुजरा और फिर पोजीशन बी पर आ गया। लेकिन रुकिए जरा, जब ये पोजीशन ए से गुजर रहा था तो आप कंसीडर करें कि जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि फैन को अभी हमने ऑन किया है तो वो तेज हो रहा है, यानी उसकी एंगुलर वेलोसिटी में तब्दीली आ रही है। तो फर्ज कर लें ये जो पार्टिकल है ये भी इस वक्त वेरिएबल एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, यानी इसकी एंगुलर वेलोसिटी में तब्दीली आ रही है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। तो फर्ज करें इनिशियल पॉइंट ए से जब ये गुजर रहा था तो इस वक्त इसकी एंगुलर वेलोसिटी थी, फर्ज कर लें ओमेगा 1, और इस वक्त जो टाइम हो रहा था फर्ज करें वो था t1। इसी तरह जब ये पार्टिकल पोजीशन बी पर पहुंचा तो पोजीशन बी पर जाते जाते इसकी एंगुलर वेलोसिटी कुछ और हो चुकी थी। फर्ज कर लें यहां पर इसकी जो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी है वो है ओमेगा 2 और इस वक्त जो टाइम हो रहा है फर्ज कर लें वो है t2। अब एंगुलर एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? तो सबसे पहले मैं एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिखने लगा हूं। एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, जैसे शुरू से आपको पता है चैप्टर 3 में भी यही काम हम करते आए हैं। जब भी हम एवरेज को डिफाइन करते हैं तो हम टोटल को टोटल से डिवाइड करते हैं। यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, यानी एंगुलर वेलोसिटी में टोटल कितनी तब्दीली आई है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो ये एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होगी। नीचे अब मैं एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बनाने जा रहा हूं। एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से जाहिर करते हैं। अब चूंकि हम एवरेज का फॉर्मूला लिख रहे हैं तो अल्फा, नीचे छोटा सा एवरेज आ गया, ऊपर वेक्टर का साइन, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, राइट हैंड साइड पे आपके पास आ जाएगा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ऊपर टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी और नीचे टोटल टाइम। अब चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, जिसे मैं डेल्टा ओमेगा से भी जाहिर कर सकता हूं, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल, जिसे मैं डेल्टा टी से भी जाहिर कर सकता हूं। अगर डेल्टा ओमेगा की जगह डेल्टा ओमेगा की वैल्यू पुट करनी पड़े तो हम कैसे लिखेंगे, फाइनल यानी ओमेगा 2 माइनस इनिशियल यानी ओमेगा 1। इसी तरह डेल्टा टी की अगर वैल्यू पुट करनी पड़े तो वो हम कैसे लिखेंगे, ये भी मैं सामने आपको ब्रैकेट में दिखा देता हूं। t2 माइनस t1, t2 यानी फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम यानी t1। तो ये था एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अब जैसे पहले हम एवरेज के साथ साथ इंस्टेंटेनियस की भी बात करते हैं, यहां भी फर्ज कर लें जब कोई पंखा फर्ज कर लें हमने ऑन किया है, अब हम देखना चाहते हैं कि किसी खास लम्हे में इसके अंदर एंगुलर वेलोसिटी में कितनी तेजी से तब्दीली आ रही है, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है, यानी इसका इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है, तो वो हम फाइंड कर सकते हैं बड़ी आसानी से। जैसे शुरू से मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि जब भी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज कैलकुलेट करनी हो तो सिर्फ और सिर्फ एक काम किया जाता है कि लिमिट लगा दी जाती है डेल्टा टी पे, दैट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। तो अगर यहां भी आप इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहेंगे तो सेम वही मेथड है। वो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे जी लिमिट
डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, आगे यही वाला फॉर्मूला लिख दें, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन वाला सेम वही फॉर्मूला लिख दें, तो ये पीछे लिमिट लग गई और ये इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन गया। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? सेम वैसे ही जैसे हम पहले करते आए हैं, दैट इट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ, अब यहां रेशो क्या है, डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी एज द टाइम इंटरवल डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। तो ये आपके पास इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया। अब इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन के बाद हम इसके यूनिट्स कर सकते हैं। यूनिट्स में क्या आएगा? जैसे आपने एंगुलर वेलोसिटी के यूनिट्स पढ़े थे, ऊपर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट और नीचे टाइम का यूनिट। एंगुलर वेलोसिटी के आपने यूनिट्स पढ़े थे रेवोल्यूशन पर मिनट, और ऐसा यूनिट क्या पढ़ा था, रेडियन पर सेकेंड। अब यहां देखें, एंगुलर वेलोसिटी को मजीद हम एक टाइम से डिवाइड कर रहे हैं, तो नीचे टाइम का एक और यूनिट आ जाएगा। यानी एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट अगर नॉन एसआई यूनिट मैंने लिखना हो तो हम लिख सकते हैं रेवोल्यूशन डिवाइडेड बाय मिनट का स्क्वायर, क्योंकि एक दफा और टाइम का यूनिट आ गया। या यहाँ पे एसआई यूनिट अगर आपने लिखना है तो आप लिख सकते हैं रेडियन डिवाइडेड बाय सेकंड का स्क्वायर। तो ये आपके पास एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया। अब हम बात करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन की कुछ टाइप्स की। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी एंगुलर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म अगर होगा तो उसका क्या मतलब होगा। चैप्टर 3 में ये सारा कुछ मैं लीनियर मोशन में आपको करवा के आया हूं, इसलिए यहां मैं थोड़ा क्विकली ये सारी बातें रिवाइज करूंगा। यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन तब आएगा जब एंगुलर वेलोसिटी में इक्वल टाइम इंटरवल के लिहाज से एक जैसी तब्दीली आए। हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, इफ देयर इज इक्वल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन एंगुलर एक्सेलरेशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। क्लियर? लेकिन अगर ये एंगुलर वेलोसिटी में जो तब्दीली आ रही है वो एक जैसे टाइम के इंटरवल्स में एक जैसी नहीं आती, यानी फर्ज कर लें पहले एक सेकंड में एंगुलर वेलोसिटी में तब्दीली आई 2 रेडियन पर सेकंड, अगले एक सेकंड में जो तब्दीली है फर्ज कर लें वो 6 रेडियन पर सेकंड आ गई है। इसका मतलब है एक जैसे टाइम के इंटरवल्स में एंगुलर वेलोसिटी में तब्दीली एक जैसी नहीं है। इसका मतलब है एंगुलर एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म नहीं है। सो नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल एक्सेलरेशन को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इफ देयर इज अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन एंगुलर एक्सेलरेशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल एंगुलर एक्सेलरेशन। अब एंगुलर एक्सेलरेशन को फर्दर हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक पॉजिटिव एंगुलर एक्सेलरेशन और दूसरा नेगेटिव एंगुलर एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एंगुलर एक्सेलरेशन कब आएगा? मैंने आपको लीनियर मोशन में भी बताया था कि पॉजिटिव लीनियर एक्सेलरेशन कब आता है, जब लीनियर वेलोसिटी में इजाफा हो रहा हो। यहां भी ऐसा ही होगा। पॉजिटिव एंगुलर एक्सेलरेशन कब आएगा? जब एंगुलर वेलोसिटी में इजाफा हो रहा होगा। और आज के लेक्चर में मैंने आपको ये एग्जांपल बताई भी है। जब मैंने शुरू में आपको कहा था कि फैन को ऑन करें तो क्या होता है, फैन तेज होना शुरू हो जाता है। हम कह सकते हैं कि उस वक्त उसकी एंगुलर वेलोसिटी में इजाफा हो रहा होता है। इसका मतलब है उस वक्त उसके अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन पॉजिटिव पैदा हो रहा होता है। सो पॉजिटिव एंगुलर एक्सेलरेशन जो है इसको हम लिख सकते हैं, पॉजिटिव एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं व्हेन एंगुलर वेलोसिटी is increasing then angular acceleration is positive। और पॉजिटिव एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको याद होगा मैंने एंगुलर वेलोसिटी वाले टॉपिक में आपको जो डेफिनेशन करवाई थी, एंगुलर वेलोसिटी वाले टॉपिक में डायरेक्शन जो करवाई थी वो क्या थी, बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, जिसमें वर्टिकली अपवर्ड वाई एक्सिस आपको नजर आ रहा है, इस तरफ एक्स एक्सिस नजर आ रहा है, और जो आउटवर्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो असल में जी एक्सिस है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस तरफ था, राइट हैंड रूल से हम बता सकते हैं आउटवर्ड यानी जी एक्सिस की तरफ। एंगुलर वेलोसिटी भी इसी तरफ थी, आउटवर्ड यानी जी एक्सिस की तरफ। लेकिन अगर एंगुलर एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा तो याद रखें कि पॉजिटिव एंगुलर एक्सेलरेशन उसी तरफ होता है जिस तरफ एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। तो इसका मतलब है इस केस में पॉजिटिव एंगुलर एक्सेलरेशन भी इसी तरफ होगा, आउटवर्ड, बाहर की तरफ। सो अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी आउटवर्ड, एंगुलर वेलोसिटी भी आउटवर्ड, और एंगुलर एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव है तो वो भी
आउटवर्ड। अब हम बात करने जा रहे हैं नेगेटिव एंगुलर एक्सेलरेशन की। नेगेटिव एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो कब आता है? आपको याद होगा चैप्टर 3 में मैंने नेगेटिव लीनियर एक्सेलरेशन आपको करवाया था, उसके बारे में भी सेम यही बात बताई थी कि जब वेलोसिटी में कमी आ रही हो तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। यहां भी ऐसा ही होगा। आपको याद होगा शुरू में मैंने आपको बताया कि अगर फैन को ऑफ करें तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम हो रही होती है, और अगर एंगुलर वेलोसिटी कम हो रही हो तो उसके अंदर समझ जाएं कि नेगेटिव एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया। सो नेगेटिव एंगुलर एक्सेलरेशन को डिफाइन कैसे करेंगे? इफ एंगुलर वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग देन एंगुलर एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। और याद रखें नेगेटिव एंगुलर एक्सेलरेशन हमेशा एंगुलर वेलोसिटी के ऑपोजिट होता है। जैसे उसी एग्जांपल में जिसमें पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा था, और फर्ज कर लें इस वक्त ये स्लो डाउन होना शुरू हो गया है, जैसे फैन को ऑफ करने पे वो स्लो डाउन हो रहा था। अब इसकी डायरेक्शन ऑफ रेवोल्यूशन तो वही है, लेकिन ये स्लो हो रहा है। इसका मतलब है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो आउटवर्ड ही है, एंगुलर वेलोसिटी तो आउटवर्ड ही है, लेकिन इस वक्त चूंकि ये स्लो डाउन हो रहा है, इसके अंदर नेगेटिव एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो वो नेगेटिव एंगुलर एक्सेलरेशन ओमेगा के ऑपोजिट होगा। यानी अगर ओमेगा आउटवर्ड है तो अल्फा इनवर्ड होगा। सो नेगेटिव एंगुलर एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट टू एंगुलर वेलोसिटी। तो ये था एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में। एंगुलर एक्सेलरेशन की टाइप्स पॉजिटिव और नेगेटिव मैंने आपको बता दी। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी सारी चीजों की। अब एक छोटा सा एक और भी पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं रिजिड बॉडी के लिए। रिजिड बॉडी से क्या मुराद है? ऐसी बॉडी जिस पर काफी सारी फोर्सेस लगे और आप उसकी शेप को चेंज ना कर सकें। फर्ज कर लें ये एक रॉड है, एक रिजिड रॉड है जिसको हमने पिवट किया हुआ है, यानी इसे इस पॉइंट O पर हमने एक दीवार से कील की मदद से फर्ज करने लगा दी है, और ये इस वर्टिकल प्लेन में घुमाया जा सकता है। अब फर्ज कर लें वर्टिकली अपवर्ड y एक्सिस है, मेरी तरफ x एक्सिस है, और आउटवर्ड उसी तरह z एक्सिस है, जैसे मैं आपको शुरू से बता रहा हूं। अब यहां रिजिड बॉडी के अंदर मैं कुछ पार्टिकल्स, रैंडम पार्टिकल्स कंसिडर कर लेता हूं। फर्ज कर लें ये पार्टिकल A है, ये पार्टिकल B है, ये पार्टिकल C है, ये पार्टिकल D है। 4 पार्टिकल्स हमने कंसिडर कर लिए। अब आप इमेजिन करें कि अगर मैं इस रिजिड बॉडी को घुमाऊंगा एंटी क्लॉकवाइज, तो हर पार्टिकल की मोशन जो है उसको गौर से देखिएगा। फर्ज कर लें रिजिड बॉडी को मैंने थीटा एंगल पे घुमाया, तो गौर करें हर पार्टिकल की जो रेफरेंस लाइन है, यानी हर पार्टिकल का ओरिजिन से जो एक डिस्टेंस में शो कर रहा हूं एक रेफरेंस लाइन की मदद से, हर पार्टिकल की रेफरेंस लाइन एक जैसा एंगल कवर करेगी, और वो उतना ही होगा जितना एंगल ये पूरी रिजिड बॉडी कवर करेगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये रिजिड बॉडी है, हर पार्टिकल रिजिड बॉडी के साथ घूमने पे मजबूर है, और जैसी रोटेशन आप रिजिड बॉडी को देंगे हर पार्टिकल एग्जैक्टली वैसा ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। सो हम कह सकते हैं कि रिजिड बॉडी के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं इन सब के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स की वैल्यूज बिल्कुल सेम होती है। इसी तरह इस रिजिड बॉडी के अंदर अगर आप एंगुलर वेलोसिटी मेजर करें तो ये जितने भी पार्टिकल्स हैं इन सब की एंगुलर वेलोसिटीज की वैल्यूज भी बिल्कुल सेम होंगी। यानी मैं कह सकता हूं थीटा ए, थीटा बी, थीटा सी और थीटा डी चारों सेम है। ओमेगा ए, ओमेगा बी, ओमेगा सी, ओमेगा डी चारों की एंगुलर वेलोसिटी सेम है। इसी तरह अगर इसके अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन आप पैदा करेंगे तो वो भी हर पार्टिकल के लिए एक जैसा होगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी जो रिजिड बॉडी का होगा वही हर पार्टिकल का होगा। हम कह सकते हैं कि हर पार्टिकल का अल्फा भी सेम है, अल्फा ए इज इक्वल टू अल्फा बी इज इक्वल टू अल्फा सी इज इक्वल टू अल्फा डी। तो ये था रिजिड बॉडी के सिलसिले में। मुझे यकीन है कि आपको रिजिड बॉडी की सारी डिस्कशन जो है बहुत अच्छे से समझ आ गई है। अगले लेक्चर तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें।